वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म उड़ान। प्रेजेंट सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं न्योलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। भारत की 9 पाषाणी संस्कृतियों के बारे में चर्चा हो रही थी। इसी क्रम में आज हम लोग चर्चा करेंगे न्योलिथिक कल्चर ऑफ विंध्यन रीजन, विंध्य क्षेत्र की 9 पाषाणी संस्कृतियों के बारे में। इससे पहले जब हम लोग बात कर रहे थे 9 पाषाणी संस्कृति की विशेषताएं क्या है, तो उन विशेषताओं में आपने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण चीज देखी थी। जैसे नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभ हो चुका था, एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। नवपाषाण काल में मनुष्य सेटल्ड लाइफ जीने लगा था, अर्थात हट्स बना के, झोपड़ियां बना के रहने लगे था। एक विलेज फॉर्मेशन आपको यहाँ से दिखाई देने लगेगा। साथ ही साथ हैंडमेड पॉटरी, जो कि एडवांस मेसोलिथिक फेज में आपको कुछ स्थलों से दिखाई पड़ने लगती है। नवपाषाण काल के प्रायः सभी स्थलों पे आपको ऐसी नवपाषाणिक जो हैंडमेड पॉटरीज हैं वो आपको दिखाई देंगी। साथ ही साथ पेस्टोरल लाइफ शुरू हो गई थी, इसका मतलब पशुचारी समुदाय प्रारंभ हो चुका था। और नवपाषाणिक पुरास्थलों पे आपको पशुपालन के भी पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होंगे। तो इसी क्रम में हम लोग ये देखते हैं कि जो विंध्यन रीजन है, जो उत्तरी विंध्य क्षेत्र है, यहाँ की नवपाषाणिक संस्कृति की विशेषताएं क्या थी और किस तरह के फिजिकल रिमेन्स हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। जैसा कि इससे पहले आपने मेसोलिथिक कल्चर को पढ़ते समय विंध्यन रीजन को देखा था, तो विंध्य रीजन बेसिकली क्या है? मध्य भारत के क्षेत्रों में एक पर्वत श्रृंखला है, विंध्य पर्वत श्रृंखला। और विंध्य पर्वत श्रृंखला का जो उत्तरी भाग है, वो उत्तरी भाग क्या है जिसको आपको स्टडी करना है। बेसिकली विंध्य पर्वत श्रृंखला का उत्तरी भाग जो है वो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी जिले हैं, ये जिले आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये जिले बेसिकली विंध्यन रीजन में, नॉर्दर्न विंध्यन रीजन में आते हैं। तो इन जिलों में हमें जो नवपाषाणिक संस्कृतियां मिलती हैं, उन नवपाषाणिक संस्कृतियों की 2 विशेषताएं हैं। पहली चीज है कि मिर्जापुर और बांदा का क्षेत्र एक बिल्कुल ईस्टर्न एरिया में है, सदर्न ईस्टर्न एरिया में है और एक सदर्न वेस्टर्न एरिया में है। मिर्जापुर और बांदा के एरिया जो है, वहां से आपको राउंडेड शेप न्योलिथ मिलते हैं। न्योलिथ का मतलब नवपाषाणिक कुल्हाड़ियां। वहां से आपको क्या मिलते हैं? वहां से आपको राउंडेड शेप न्योलिथिक सेल्स मिलते हैं। न्योलिथिक सेल को आपने अभी देखा था इससे पहले नवपाषाणिक संस्कृति को समझते समय। और जो इलाहाबाद, प्रयागराज का जो दक्षिणी भाग है, जो बेसिकली बेलन नदी का एरिया है, बेलन वैली का क्षेत्र है, वहां से आपको कुछ ट्रायंगुलर सेल्स मिलती हैं, नवपाषाणिक कुल्हाड़ियां मिलती हैं जो त्रिभुजाकार हैं। तो 2 तरह की हमें नवपाषाणिक कुल्हाड़ियां प्राप्त होती हैं, एक जो राउंडेड शेप में है और दूसरी नवपाषाणिक कुल्हाड़ियां जो ट्रायंगुलर शेप में है, इस क्षेत्र में आपको प्राप्त होती हैं। इस क्षेत्र के कई पुरास्थल हैं, जैसे सोन वैली में है कुंजुन लहनिया, और बेलन वैली में है कोल्डेवा, पंचोह, मांगड़ा। तो बेसिकली जो बेलन वैली का क्षेत्र है, कोल्डेवा, पंचोह, मांगड़ा, इन तीनों पुरास्थलों का एक्सकवेशन हो चुका है। इनका एक्सकवेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुराविदों ने करवाया था। इस एक्सकवेशन से प्राप्त वस्तुओं से हम इस क्षेत्र की या इस जो नवपाषाणी संस्कृति है उसको देखने को, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला एरिया है आपका कोल्डिवा, एक बहुत महत्वपूर्ण पुरास्थल है। कुछ समय पहले तक ये भारत में चावल की खेती का सबसे प्राचीनतम प्लेस था। अब ये प्लेस जो है लौरा देवा है, लेकिन फिर भी जो प्राचीनतम एग्रीकल्चर है वो आपको इस रीजन से दिखाई देगा, जिसमें कोल्डिवा एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है। ये कोल्डिवा महत्वपूर्ण पुरास्थल इलाहाबाद के जो जिला है, वहां के साउथ वेस्ट जो है रिवर बेलन नदी के किनारे जो है स्थित है। कोरांव जो सब डिवीजन है इलाहाबाद का, ये एक ओपन एयर साइट है, अर्थात ये खुले आसमान के नीचे। यहाँ से आपको हट्स के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से आपको इस पुरास्थल से आपको पोस्ट होल के साक्ष्य मिलते हैं, पिट होल, पोस्ट होल के साक्ष्य मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि इस पुरास्थल पे मनुष्य झोपड़ियां बना के रहता था। आपको इस तरह से राउंडेड गड्ढे एक पर्टिकुलर शेप में मिलेंगे, सर्कुलर शेप में मिल सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप में मिल सकते हैं। इन गड्ढों का ये मतलब है कि इन गड्ढों में बांस बल्लियां जो है लगाकर, इसके ऊपर छाजन डालकर जो है मनुष्यों ने, नवपाषाणिक मनुष्यों ने अपनी झोपड़ियों का निर्माण किया था। अपने रहने के जो हैबिटेशन एरिया है, जो अपना आवास है, उसको निर्मित किया था। एक्सवेटर जो इस पुरास्थल के एक्सकवेशन करता है, उत्खनन करता है, वो प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुराविदों ने किया था। सीजन जो है 1972, 73, 75, काफी कई जो है समय में, काफी लंबे समय में इसका एक्सकवेशन हुआ था।
और जो इसका डिपॉजिट है कोल्डिवा पुरास्थल, वो बेलन नदी के बिल्कुल किनारे है। बेलन नदी के किनारों पे एक तरफ कोल्डिवा है और दूसरी तरफ महगड़ा नामक पुरास्थल है। तो ये जो है बेलन नदी के किनारे है। इसका जो टीला है, पूरे टीले का जमाव आपको लगभग 2 मीटर का जमाव मिलता है, 1.90 मीटर का है। और ये 3 कल्चरल फेजेस को दिखाता है, अर्थात इस पुरास्थल पे 3 संस्कृतियां आपको प्राप्त होती हैं। जो सबसे निचली संस्कृति है वो संस्कृति क्या है? नवपाषाणिक संस्कृति है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 ये पुरास्थल जो है वो 3 संस्कृतियों को अपने आप में समेटे हुए हैं। सबसे निचला हिस्सा जो है वो 45 सेंटीमीटर का जो डिपॉजिट है, वो डिपॉजिट क्या है? नवपाषाण काल का डिपॉजिट है। उसके ऊपर का जो डिपॉजिट है वो ताम्रपाषाणिक संस्कृति का है, और उसके भी ऊपर का जो डिपॉजिट है वो आयरन एज की संस्कृति का है। तो बेसिकली हमें क्या करना है? नियोलिथिक जो है कल्चर के बारे में देखना है कि कोल्डिवा से नवपाषाणिक संस्कृति के बारे में आपको क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जैसा कि आपने पहले ही देखा, राउंडेड एंड ओवल शेप हट्स यहाँ से मिलती हैं। यहाँ पे आपको गोलाकार और ओवल आकार में जो है हट्स मिलती है, झोपड़ियां मिलती हैं। हैंडमेड पॉटसेट मिलते हैं, हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। राउंडेड शेप नियोलिथिक एक्सेस मिलती हैं। जैसा कि इससे पहले आपने देखा कि 2 तरह की कुल्हाड़ियां हमें मिलती हैं नॉर्दर्न विंध्याचल रीजन से, मिर्जापुर और बांदा से ट्रायंगुलर शेप में, और इस क्षेत्र में आपको राउंडेड शेप में जो कुल्हाड़ियां प्राप्त होती हैं। हैमर, हथौड़े भी प्राप्त होते हैं। रिंग स्टोन प्राप्त होते हैं। रिंग स्टोन, हैमर, क्विंस, मूलर, क्विन और मूलर, इन सब का मिलना ये बताता है कि ये एक एग्रीकल्चर सोसाइटी थी। नियोलिथिक सेल्स, नियोलिथिक एक्सेस जो है ये दिखाती है कि आप जंगलों को, झाड़ियों को साफ कर रहे हैं। बेसिकली किसके लिए साफ हो रहा है? या तो आप अपनी हट्स को बनाने के लिए साफ कर रहे हैं, या तो आप नदियों के किनारे, नदियों के मैदानों में कृषि योग्य जमीनें साफ कर रहे हैं। रिंग स्टोन जो आर्कियोलॉजी में आपको प्राप्त होते हैं, रिंग स्टोन, ऐसा मानना है, जिसको हम हिंदी में गदाशीर्ष कहते हैं, पुरातत्वविदों का ऐसा मानना है कि इस रिंग स्टोन में लकड़ी के एक लंबे हैफ्ट को फंसाया जाता था और इसको जमीन पर फोर्सफुली थ्रो किया जाता था। तो इससे क्या होता था? जमीन में गड्ढे बन जाते थे और वो इन्हीं गड्ढों में अनाज के दानों को रखते थे। रखने का मतलब है कि अनाज के दानों को बोते थे। तो एक एग्रीकल्चर का जो प्राइमरी फेज है वो आपको यहाँ से दिखाई देगा। क्विन मूलर का मतलब है कि अनाज के दानों को पीस के खाया जा रहा है, उसका प्रयोग किया जा रहा है। स्लिंग बॉल यहाँ पे आपको मिलती है। स्लिंग बॉल एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एग्रीकल्चर के रिलेशन में। स्लिंग बॉल, इसका मतलब है गोफन पाषाण। गोल आकार के पत्थर का टुकड़ा होता है, उसको क्या होता है कि पक्षियों को भगाने के लिए या खेतों में किसी अन्य जानवरों से सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्लिंग बॉल का मिलना ये बताता है कि ये लोग एग्रीकल्चर करते थे। माइक्रोलिस आपको मिले हैं। जैसा कि प्रत्येक नवपाषाणी संस्कृति की विशेषता है कि आपको वहां पे स्टोन टूल्स जरूर मिलेंगे, और ये स्टोन टूल डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। जैसे सेरेटेड और डेंटिकुलेटेड ब्लेड इस समय नवपाषाणी संस्कृति में आपको ज्यादा दिखाई देंगे। उसकी वजह क्या है कि इनकी क्राफ्ट एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये लोग हट्स का निर्माण कर रहे हैं, बांस बल्ली को काट रहे हैं, नरकुल को काट रहे हैं छाजन बनाने के लिए। तो इस तरह के उपकरणों की जो है जरूरत आपको यहाँ पे दिखाई देगी। कुछ बीड्स भी मिली है, अर्थात ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं। यहाँ पे आपको बर्न बोन एनिमल्स मिले हैं, पशुओं की जली हुई हड्डियां प्राप्त हुई हैं। और जैसा कि आपसे पहले कहा गया है कि ओराइजा सताइवा राइस का जो है कल्टीवेशन का साक्ष्य आपको यहाँ से प्राप्त हुआ है। राइस की जो ब्रीड है ओराइजा सताइवा, ये कल्टीवेटेड है, अर्थात इन्होंने वाइल्ड ग्रेन से कल्टीवेशन की प्रक्रिया को क्या कर लिया था? सीख लिया था। टूल्स आपको जो है राउंडेड शेप न्यूलिथ्स मिले हैं, न्यूलिथिक एक्सेस मिली है। रिंग स्टोन, क्विन मूलर्स, माइक्रोलिस, बेसिकली जो पत्थर थे जिन पे ये रॉ मटेरियल जिनका प्रयोग कर रहे थे अपने उपकरणों को बनाने की, बेसाल्ट की आपको ये एक्सेस मिल रही है। कुल्हाड़ियां जो है वो बेसाल्ट नामक पत्थर पर बनी थी। और जो माइक्रोलिस से उनके लिए आपको इस तरह से क्रिप्टोक्रिस्टाइन मटेरियल का प्रयोग आपको यहाँ पे दिखाई देता है, कि जो कि आपको मेसोलिथिक संस्कृति से ही चलता हुआ दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट चीज, इस नवपाषाणिक स्थल से आपको हस्त निर्मित मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। और ये हस्त निर्मित मृदभांड कई अलग अलग तरह के थे। पात्र प्रकार भी अलग थे, मतलब जो मिट्टी के बर्तनों जो शेप और साइज था वो भी अलग था, उनके बनाने की तकनीकें भी अलग थी, और उनपे जो अलंकरण और चित्रण किया गया था वो भी आपको अलग तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको 4 तरह के जो है मृदभांड दिखाई पड़ते हैं। कॉर्ड इम्प्रेस वेयर, जिसको आप लोग कॉर्ड इम्प्रेस पॉटरी भी बोलते हैं। रस्टिकेटेड वेयर्स, खुरदरे मृदभांड,
इन मृद भांडों की विशेषता क्या थी कि इन मृद भांडों के नीचे के हिस्से को खुरदुरा बना दिया जाता था। इन मृद भांडों के नीचे के हिस्से को खुरदुरा बनाया जाता था। क्यों खुरदुरा बनाया जाता था? क्योंकि वो जमीन पे अच्छी तरह से टिके रहे। देखिए हैंडमेड पॉटरी की एक प्रॉब्लम होती है कि उसकी सिमेट्री बराबर नहीं हो सकती, अर्थात वो सममित नहीं हो सकता, झुकाव वेट का किसी भी तरफ हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम उसको नीचे से रस्टिकेट कर देंगे, उसको नीचे से खुरदुरा बना देंगे, उसके हिस्से को अर्थात उसके पेंदी के हिस्सों को अगर खुरदुरा बना दिया जाए तो क्या हो सकता है, जमीन से उसकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी और जो यहाँ से आपको इस तरह के रस्टिकेटेड वेयर्स मिले हैं ज्यादातर वो आकार में बड़े हैं, अर्थात घड़े, तसले, मटके इस तरह के वेयर्स आपको दिखाई देते हैं। और कार्ड इम्प्रेस जो पॉटरी है वो छोटे प्रकार के बर्तन जैसे वेसल्स हैं, बाउल्स हैं, वो दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा आपको बर्निश रेड वेयर और बर्निश ब्लैक वेयर भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। ग्राइंड करके इन बर्तनों की जो बर्निश रेड और बर्निश ब्लैक वेयर है, इन बर्तनों की ऊपरी सतह को क्या किया गया, किसी चीज से ग्राइंड करके चमका दिया गया है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, चमकाए लाल मृदभांड और चमकाए काले मृदभांड। इस पुरास्थल से जो तिथियां आपको मिली हैं, पीआरएल से जो तिथि प्राप्त हुई है, वो तिथि जो है इस पुरास्थल की डेट लगभग 6500 ईस्वी पूर्व के आसपास रखती है। आपको कई तरह की तिथियां मिली हैं, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेट आपको यहाँ से दिखाई देती है, पीआरएल की 2246570 अर्थात लगभग 6500 वर्ष प्लस माइनस 210 ईयर, ये पीआरएल की डेट है। इसके अलावा आपको 5500 के आसपास की डेट मिलती है और 4500 के आसपास की डेट आपको यहाँ से प्राप्त होती है। तो लगभग ये पुरास्थल जो है 6000 6500 ईस्वी पूर्व आपको यहाँ पे ये विशेषताएं कोल्डिवा नामक पुरास्थल से प्राप्त होने लगती हैं। कोल्डिवा से जो और कल्चरल रिमेन्स आपको मिले हैं इसके अलावा, उसमें हट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अर्थात झोपड़ियां जो थी वो ये बताती थी कि कोल्डिवा के लोग एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे। साथ ही साथ राइस की जो ब्रीड आपको मिली थी ओराइजा सताइवा, वो भी ये बताती है कि कोल्डिवा के लोग खेती करने लगे थे। तो जब खेती करने लगे हैं, आपको पता है कि फसल चक्र का एक निश्चित समय होता है, अर्थात कोई भी फसल उसको उपयोग करने के लिए एक निश्चित समय तक पकने की जरूरत होती है, तो वहां पे आपको रुकना आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए कोल्डिवा से प्राप्त फिजिकल रिमेन से हमें यह पता चलता है कि यहाँ पे बेलन वैली के क्षेत्र में लगभग 7000 6500 ईस्वी पूर्व के आसपास मनुष्य सेटल लाइफ जीने लगे था और वो खेती भी करने लगा था। जो दूसरा पुरास्थल है जो नदी के दूसरे सिरे पर है, वहां से आपको और भी विशिष्ट कुछ जानकारियां प्राप्त होंगी नवपाषाणिक संस्कृति, नवपाषाणिक जीवन के बारे में। महगड़ा पुरास्थल जो है वो सिंगल कल्चर साइट है, अर्थात यहाँ पर आपको किसी और संस्कृति की सूचना नहीं मिलती। ये भी एक ओपन एयर साइट है, खुले आसमान के नीचे है, परंतु यहाँ पे आपको कई तरह की ओवल शेप, राउंडेड शेप झोपड़ियां मिली हैं जिनकी संख्या लगभग 20 है। इसका भी उत्खनन डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने किया था प्रोफेसर जी आर शर्मा के नेतृत्व में, और जो एक्सपेडिशन का समय था वो 1975 से लेके 1978 तक था, अर्थात काफी लंबे समय तक इसका एक्सपेडिशन हुआ था। इसका जो डिपॉजिट है वो लगभग 2.5 मीटर है, 2.60 मीटर मोटा डिपॉजिट है ये। इसका मतलब है कि काफी लंबे समय तक यहाँ पर मनुष्यों के सांस्कृतिक अवशेष हमें प्राप्त होंगे। इसको जो है विकास के क्रम के आधार पे 6 जो है सब फेजेस में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ की नवपाषाणिक संस्कृति का विकास क्रम आपको 6 अलग अलग स्तरों में दिखाई देगा। यहाँ से जो कल्चर रिमेन्स आपको मिले हैं, जैसा कि आपने कोल्डिवा में देखा था कि आपको झोपड़ियां मिली थी, यहाँ से भी झोपड़ियों के पिट होल्स के साक्ष्य मिले हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इन झोपड़ियों की संख्या कितनी थी, 20 थी, और ये हर फेजेस में आपको दिखाई दे रही थी, और इनका जो डायमीटर था वो बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे। अगर आपको याद हो तो जब मेसोलिथिक कल्चर में हम लोगों ने चोपनी मांडो के बारे में पढ़ा था, तो चोपनी मांडो में भी आपको झोपड़ियां दिखाई दी थी, और चोपनी मांडो के निचले लेयर्स में झोपड़ियों की संख्या कम थी, और जैसे जैसे आप ऊपरी लेयर पे आ रहे थे, ऊपरी स्तर पे आ रहे थे, झोपड़ियों की संख्या, हट्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। महगड़ा में आपको एक और विशिष्टता दिखाई देगी कि ऊपरी लेयर पर जो झोपड़ियां बन रही थी, जो हट्स बन रही थी, वो कंपोजिट होती जा रही थी, अर्थात ये एक साथ 2-2 3-3 झोपड़ियों को जोड़ के बना रहे थे।
ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ेगी? इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में अर्थात महगड़ा में, महगड़ा के ऊपरी लेयर में आपको परिवार की संकल्पना और समुदाय की संकल्पना दिखाई देने लगी, क्योंकि ये झोपड़ियां एक साथ हैं, दो दो तीन तीन के ग्रुप में है। जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, हनी बी का जो छत्ता होता है, वैसे ही झोपड़ियां दिखाई देती हैं। एक साथ दो दो तीन तीन झोपड़ियां जो है दिखाई देती हैं, एक दूसरे से सटी हुई इस तरह से झोपड़ियां दिखाई देती हैं। और एक ही कॉम्प्लेक्स में कई आपको इस तरह के ग्रुप दिखाई देते हैं। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि इस समय तक मानव में परिवार और समुदाय का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आता जा रहा था, जो कि महगड़ा से आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है इस संदर्भ में। इसके अतिरिक्त महगड़ा से आपको पॉटसेट मिलते हैं, पॉटरीज मिलती हैं, कई तरह के मृदभांड महगड़ा से भी आपको मिलते हैं। राउंडेड न्यूलिथिक एक्सेस मिलती हैं, हैमर्स मिले हुए हैं यहाँ से, रिंग स्टोन ये भी बता रहा है कि यहाँ पे कल्टीवेशन शुरू हो गया था। स्लिंग बॉल्स, गोफन पाषाण, माइक्रोलिस भी मिले हुए हैं, बोन एनिमल्स के बोन भी मिले हुए हैं। यहाँ से एक पशुपालन के संदर्भ में एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना आपको मिलती है। वो सूचना है कि यहाँ पे कैटल पेन मिला हुआ है, अर्थात एक पशुबाड़ा मिला हुआ है। और ये पशुबाड़े का जो डायमीटर है, जो इसका क्षेत्र है, वो 12.5 मीटर गुणे 7.5 मीटर है। अब आप इसको ऐसे देखिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस है। यहाँ पे हमें जो पशुबाड़ा मिला हुआ है उसका आकार इस तरह से है, 7.5 मीटर और 12.5 मीटर। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसी सिमेट्री में 1.08 मीटर, लगभग 1 मीटर 10 सेंटीमीटर के बाद आपको रेगुलर इंटरवल में पिट होल्स मिलते हैं। इसका मतलब है कि ये जो पशुबाड़ा था वो कुछ इस तरह के शेप में रहा होगा। जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए, उनको घेर कर रखने के लिए इस आकार का एक पूरा का पूरा बाड़ा बनाया गया था। इसको पशुबाड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर से आपको जानवरों के पैरों के निशान प्राप्त हुए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो एक निश्चित आकार में इसको घेरा गया है और उस आकार में आपको एक निश्चित दूरी पर पिटहोल्स प्राप्त होने लगेंगे। इसका मतलब यह है कि बांस बल्ली को गाड़ के इस तरह का एक बाड़ा तैयार किया गया और यहां से इस बाड़े के अंदर से आपको पशुओं के पैरों के निशान प्राप्त हुए हैं, जो क्लियर इंडिकेशन है कि महगड़ा के लोग पशुपालन किया करते थे। ये भी एक सिंगल कल्चर साइट है, नवपाषाणिक पुरास्थल है। यहाँ से आपको बेसाल्ट, चर्च, अस्ड्रीनी, अगेट, कार्नेगेट इस तरह के पाषाण उपकरणों का प्रयोग करने के साक्ष्य मिले हैं। इसकी जो तिथियां मिली हैं, कुछ तिथियां इसकी पहले की हैं, अर्थात बहुत अर्ली तिथियां हैं। कुछ तिथियां इसकी जो है बहुत थोड़ी सी ओल्डेस्ट हैं। कुछ टीएल रेटिंग भी मिली है। यहाँ से जो आपको वेयर्स मिले हैं, पॉटरीज मिली है, उसकी थर्मोल्यूमिनेसेंस डेट मिली है, जो लगभग 2200 ईस्वी पूर्व की, 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास की है। हो सकता है कि सैंपलिंग में कुछ प्रॉब्लम की वजह से और चारकोल पे जो तिथियां हैं इसकी वजह से इसकी डेट में कुछ आपको नवपाषाणिक जो स्थल इससे पहले आपने कोल्डिवा देखा उस तरह की डेट्स नहीं है, लेकिन ये भी कल्चरली एक क्या है, एक नवपाषाणिक पूरा स्थल आपको दिखाई देता है। जो यहाँ का एक दूसरा पूरा स्थल है पंचो, ये पूरा स्थल भी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, वो भी एक सिंगल कल्चर साइट है और वहां से भी आपको इसी तरह के नवपाषाणी संस्कृति की सूचना प्राप्त होती है। महगड़ा से एक बड़ी विशिष्ट जानकारी आपको प्राप्त होती है। आप इस फिगर को देख सकते हैं। इस फिगर को आप यहाँ पे देखिए, ये महगड़ा पुरास्थल की वो ट्रेंच है जहां पे प्रारंभिक तौर पे एक्सवेशन हुआ था। सबसे पहले जहां पे एक्सवेशन हुआ था 2.5 मीटर मोटा जमाव, 2.60 मीटर। बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पुनः जो है यहाँ पे रिसर्च हुए और यहाँ के सॉइल सैंपल इकट्ठा किए गए। इसको स्क्रैप करके यहाँ से सॉइल सैंपल इकट्ठा किया गया। डॉक्टर तुलिका ने यहाँ के सॉइल सैंपल की फाइटोलेथ एनालिसिस की है और उससे एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि इस क्षेत्र में कृषि का विकास धीरे धीरे हुआ। महगड़ा पुरास्थल पे जो फाइटोलेथ एनालिसिस हुआ है उसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि निचले सबसे ओल्डेस्ट सबसे निचले लेयर पे यहाँ पे वाइल्ड ग्रेन्स ज्यादा थे, अर्थात प्रोजेनिटर्स थे और वो कल्टीवेटेड नहीं थे, वो स्वतः उत्पन्न होने वाले थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे वाइल्ड ग्रेन्स की संख्या में लगातार कमी आती जाएगी, उनके परसेंटेज में लगातार कमी आती जाएगी और धीरे धीरे आपको कल्टीवेटेड ग्रेन्स दिखाई देने लगेंगे।
ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि महगड़ा के लोगों ने यहीं से कृषि की प्रक्रिया सीखी। अर्थात ये यहाँ पे खेती करने का जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं बाहर से नहीं आया, बल्कि महगड़ा के लोगों ने धीरे धीरे तो महगड़ा के लोगों ने क्या किया, खेती करना सीखा। नीचे सबसे ज्यादा वाइल्ड ग्रेन और ऊपर धीरे धीरे कल्टिवेटेड ग्रेन मिलने का सीधा सीधा मतलब ये है कि ये खेती की प्रक्रिया जो सीखी गई थी वो उनका अनुभव जनित ज्ञान था। यहाँ पे आप इस महगड़ा साइट की पिक्चर देख सकते हैं। ये बोर्ड है महगड़ा का जो इसमें नष्ट हो गया है। ये पूरा स्थल भी धीरे धीरे बेलन नदी के बहाव की वजह से नष्ट होता जा रहा है, कई भागों में बढ़ गया है ये नदी की धारा की वजह से। जो हम लोग पॉटरी की बात कर रहे थे, ये भी महगड़ा की कुछ पिक्चर्स है। जैसा कि हम लोगों ने बेलन वैली के संदर्भ में पढ़ते समय देखा था कि महगड़ा से आपको 4th ग्रेवल की सूचना मिलती है। तो ये 4th ग्रेवल की पिक्चर्स है जो बेलन वैली में डैया में आपको नहीं मिलती, लेकिन महगड़ा नामक पूरा स्थल पे आपको 4th ग्रेवल की सूचना मिलती है। और यहीं पे जो है महगड़ा साइड का जो ट्रेंच पड़ी थी, जो एक्सकवेशन हुआ था वो यहीं पे हुआ था। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि नदी के दूसरे किनारे पे ये जो टीले हैं, इन्हीं टीलों में से एक टीला क्या है, वो कोल्डिवा नामक पूरा स्थल का है। यहाँ पे आप नदी को 2 टीले देख सकते हैं, 2 बहाव के 2 क्षेत्र देख सकते हैं, और इन्हीं दोनों किनारों पर नवपाषाणिक पुरास्थल की प्राप्ति आपको हुई है। एक तरफ महगड़ा, एक तरफ कोल्डिवा, और भी कुछ पुरास्थल हो सकते हैं अगर भविष्य में इसका एक्सकवेशन किया जाए, एक्सप्लोरेशन किया जाए। यहाँ से जो मृदभांड प्राप्त हुए थे, इसमें 2 तरह के मृदभांड बताए गए। एक जो कॉर्ड इम्प्रेस पॉटरी थी, आप इस पॉटरी पे देख सकते हैं कुछ रस्सी जैसी या डोरी जैसी जो है ऊपर से छाप दिखाई देती है। ये खुरदरे किए गए मृदभांड हैं। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये बड़े आकार के मृदभांड हुआ करते थे और जमीन पे इनकी सही पकड़, अर्थात ये लुढ़के न इसके लिए नीचे की हिस्से को क्या किया जाता था, खुरदरा कर दिया जाता था। और ये इस तरह के चटाई छाप या डोरी छाप मृदभांड जिसको कहा जाता है, या कॉर्ड इम्प्रेस पॉटरी कही जाती है, ये आपको कोल्डिवा से प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ पाषाण उपकरण, जिस तरह से हम लोगों ने न्योलिथ की बात की, एक्सेस की बात की, कुल्हाड़ियों की बात की, आप इसमें देख सकते हैं। ये रिंग स्टोन जिसकी चर्चा हो रही थी, रिंग स्टोन अगर ये तो अधूरा है, इसकी पूरी आकृति होती तो इस तरह का रिंग स्टोन होता। इसके बीच किसी छेद का हिस्सा है, पुरातत्वविदों का मानना है कि इसी हिस्से में किसी बड़े आकार के लकड़ी के हेफ्ट को फिट करके इसको जमीन पे फोर्सफुली रखा जाता था, और जिसकी वजह से जो होल बन जाता था उसमें ये लोग ग्रेन्स डालकर खेती करना प्रारंभ करते थे। यहाँ पे आप कुछ अलग न्यूलिथिक एक्सेस को देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप के नवपाषाणिक कुल्हाड़ी आपको दिखाई दे रही हैं और वो उनको कैसे हेल्प में फिट किया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जो है चर्चा की विंध्य क्षेत्र के नवपाषाणिक पुरास्थलों के बारे में। 3 उत्खनित पुरास्थल हैं, कोल्डिवा, महगड़ा, पंचो। कोल्डिवा 3 कल्चर साइट है, अर्थात यहाँ पे 3 अलग अलग संस्कृतियों के साथ मिले हैं। उसका निचला हिस्सा जो है वो नवपाषाणिक संस्कृति का है। महगड़ा और पंचो एकाकी संस्कृति के हैं, अर्थात नवपाषाणिक पुरास्थल ही है। कोल्डिवा, महगड़ा और पंचो से आपको कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, और ये भी पता चलता है कि खेती इन लोगों ने अपनी स्थानिक प्रक्रिया के माध्यम से सीखा था। महगड़ा से जो झोपड़ियां प्राप्त होती है उनका लगातार बढ़ते जाना और एक संयुक्त झोपड़ियों का निर्माण होना ये बताता है कि ये लोग सामुदायिक जीवन की तरफ बढ़ रहे थे। महगड़ा से एक और पशुपालन के संदर्भ में आपको विशिष्ट जानकारी मिलती है पशुबाड़े की, जिससे ये पता चलता है कि नवपाषाणिक संस्कृति के लोग पशुपालन प्रारंभ कर चुके थे। तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है अगर आप लोग, तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति के बारे में। थैंक यू।